नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहाँ पे हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस देखते हैं। जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका करंट अफेयर का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, इसलिए हम द हिंदू का हिंदी में डेली बेस एनालिसिस देखते हैं। आज का द हिंदू एनालिसिस शुरू करने से पहले, यदि आप नए स्टूडेंट हैं और आप भी द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी वेबसाइट आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी की वेबसाइट है islifestyle.com, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं, फ्रेशर है, वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं कॉलेज से ही, और उनको नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट से प्रिपरेशन शुरू करें और पहले क्या पढ़े, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में एक लेक्चर अवेलेबल करवाया है, जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि भाई यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर की प्रिपरेशन में भी क्या क्या प्रिपरेशन करना है, उसकी भी मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो हम डेली बेस पे जो भी द हिंदू के न्यूज़ और एडिटोरियल होते हैं, वहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेवेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है, उसके ही हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जो टॉपिक ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है, तो उसकी डिस्कशन हम ज़्यादा नहीं करते, जिससे हम इफेक्टिव टाइम देते हैं करंट अफेयर को, प्रिपरेशन को, जिससे आप सीख सकें कि करंट अफेयर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो एडिटोरियल है आज, वो है डिपेंड है पार्लियामेंट्री कमिटी के ऊपर, कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री कमिटी है, ठीक है, उसका रोल क्या है, तो उसके बारे में रिकंसिडरेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बताई गई है। तो ये थियोरिटिकल टॉपिक ज़्यादा है, ठीक है, थियोरिटिकल टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि रोल बारे में बताती है, पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल पार्लियामेंट के अंदर क्या है, तो इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, इसका डिस्कशन मैं आपसे करूंगा। पहले देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट की बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसका जो कार्य है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके ऊपर। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में आपको पता होगा तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, उसका कार्य रहता है कोई भी जो जरूरी जो बिल है, उसमें यदि किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है या कोई मदद की आवश्यकता है उसको समझने के लिए, या कोई रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो उस टाइम में हम एक कमेटी क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, उसको कहते हैं हेड ऑफ कमेटी, ठीक है। उसको शॉर्टेन टाइम के लिए पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, ड्राफ्टिंग आप कह सकते हैं, अलग अलग जो ट्रिब्यूनल होती है वो भी इसके अंदर आते हैं। फिर जैसे ही उसका कार्य खत्म हो जाता है तो डिसॉल्व हो जाती है। उसके अलावा होती है स्टैंडिंग कमेटी। ये कमेटी क्या रहती है, ये कंटिन्यू वर्किंग में रहती है, ठीक है, इसके मेंबर हैं, उसका टेन्योर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ये खत्म होती है। तो इसके मेंबर का टेन्योर 1 साल का होता है, हर 1 साल के बाद इसमें चेंजेस आते हैं। अभी करंट 24 पार्लियामेंट्री कमेटी है, ठीक है, जो कार्य कर रही है, जिसमें से मेंबर लोकसभा से भी होते हैं और राज्यसभा से भी होते हैं, जो अपना कार्य करते हैं। तो ऐसी कुछ कमेटियाँ हैं, जैसे एस्टिमेटेड कमेटी, अकाउंट कमेटी, इससे ही हमने बजटिंग के टाइम पे देखते हैं, फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है, ये कमेटी आती है और अपना कार्य करती है। लेकिन अभी उनके कार्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो अपना जो कार्य है वो ठीक से नहीं कर रही है, या तो करवाए नहीं जा रहे, दोनों कंडीशन। तो उसके लिए यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, हालांकि ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके लिए हो सके तो मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले आपको पार्लियामेंट्री कमेटी वाला जो टॉपिक है, पार्लियामेंट्री का जो कमेटी का जो फंक्शन है, ठीक है, रोल है, क्या क्या कमेटी में प्रावधान दिए गए, उसके फायदे क्या है, कैसे कार्य करती है, वो सब चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे जो चैलेंजेस है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर एक बात यहाँ पे बताई गई है, वो मैं आपको कनेक्ट करके समझाता हूँ। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं या डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं, फिर हमारे लोकसभा के स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, ठीक है।
तो उसमें देखा जाता है कि वो ज्यादातर जो भी लोकसभा की हम बात करें तो वहां पे जो मेजोरिटी पार्टी रहती है, ठीक है, उसी का ही कोई मेंबर वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में आता है, स्पीकर के रूप में आता है या डिप्यूटी स्पीकर के रूप में आता है। तो वो जैसे ही स्पीकर बनता है, ठीक है, डिप्यूटी स्पीकर बनता है, तो उसको अपनी पार्टी का हित नहीं देखना है, उसको ओवरऑल जितने भी भारतीय आम जनता है, ठीक है, उनके बेनिफिट में सत्य निष्ठा से कार्य करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते, ठीक है। इससे हमने कहा देखा था, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था जो हमने बात की थी एंटी डिफेक्शन लॉ में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, राज्यसभा में बात करूँ तो चेयरमैन है, डिप्यूटी चेयरमैन है, लोकसभा में बात करूँ तो स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर है, विधानसभा में भी स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर है। तो वो जो भी कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ चलता है, वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज ए ट्रिब्यूनल कार्य करता है। तो उसको पार्टी के हित में डिसीजन ना लेते हुए सत्य निष्ठा से अपना निर्णय सुनाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जीवी मालवणकर, ठीक है, सोमनाथ चटर्जी, ऐसे लोग हैं जो पार्टी बेनिफिट में नहीं थे, वो पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कार्य करते, लेकिन अभी वो चीज देखने को नहीं मिल रही। दूसरा कि अभी जो कार्य किए जा रहे पार्लियामेंट में बिल पास करने के, तो उसमें ना तो ज्यादा कोई चीजों पे आर्गुमेंट होता है, ना ही कोई डिबेट होती है, ना ही किसी कमेटी को रिकमेंडेशन दिया जाता है। बिल लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वोटिंग होती है, बिल पास हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से काफी सारे जो बिल है, यहाँ पे बिलों की बात की गई है बहुत सारे, जिसका क्या इस प्रकार से डिसीजन लिया है, या तो ऑर्डिनेंस निकाल दिया जाता है, ये ऑर्डिनेंस के बाद या उसका जैसे ही ऑर्डिनेंस खत्म हो जाए तो या ऑर्डिनेंस के चलते हुए जैसे पार्लियामेंट्री सेशन होता है तो उसको बिल लाया जाता है और पास करवा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सारे बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ, बिल क्या है और एक्ट क्या है। बिल यानी मान लो अभी हम बात करेंगे ये जो 3 लेबर बिल है, ठीक है, वो पास हो गए, तो इसका एक्ट बन के आ जाएगा। तो ये लेबर लॉ जो होते हैं, जैसे कोई भी बिल या तो लोकसभा में लाया जाए सबसे पहले, तो लोकसभा में उस पर हियरिंग होती है, ठीक है, 3 हियरिंग होती है, फिर वोटिंग होता है, वहां से बिल पास होता है, फिर जाता है राज्यसभा में, वहां पे हियरिंग होती है, वहां पे डिबेट होती है, ठीक है, फिर वहां पे वोटिंग होती है, फिर बिल पास होता है, दोनों सदनों में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो एक्ट बन जाता है। इस प्रकार से हम फार्म बिल की भी आज बात करने वाले हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, ये फॉलो करवाया जाता है। तो यहाँ पे बिल के लिए इतनी ज्यादा बहस नहीं होती है और सभी मुद्दों पे बात नहीं होती है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। हालांकि ये कितनी सच्ची है और कितना इफेक्टिव है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा पार्लियामेंट्री कमेटी के टॉपिक के साथ, तो और आपको जानने को मिलेगा। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से बात आई है जो इंडस्ट्रियल जो लेबर बिल है, ठीक है, वो जो 3 बिल पास हुए थे लेबर लॉ रिफॉर्म, जैसे हम देख रहे हैं अभी जो चर्चा में चल रहा है लेबर कोड, तो उसके बारे में है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की है, फिर भी जो भी बच्चे नए हैं उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो 3 बिल है जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ठीक है। ये 3 बिल थे जो कि हमारे पार्लियामेंट में पास हुए हैं लेबर के रिफॉर्म के लिए। तो इस पे गवर्नमेंट 2014 से कार्य कर रही थी और डिफरेंट डिफरेंट जो आर्ग्यूमेंट थी, ठीक है, वो हमने देखे। पहला देखा था कि ये बिल है जो वर्करों के पास उनका स्ट्राइक करने का जो राइट है, स्ट्राइक राइट, उसको छीन रही है। तो गवर्नमेंट ने बताया था बिल के अंदर कि हम उसका कोई स्ट्राइक राइट नहीं छीन रहे, हमने एक नोटिस पीरियड का प्रावधान दिया है जिसमें जो भी कोई यूनियन होगी, ठीक है, यूनियन हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा, ये जो वर्करों का हेड होता है, ठीक है, जो वर्कर का लीडर होता है, वो कंपनी को 14 दिन के लिए नोटिस देगा, स्ट्राइक नोटिस, ठीक है। यदि उसमें वो कंपनी डिसीजन ले लेती है तो वो लेबर के लिए अच्छा है, तो स्ट्राइक नहीं होगी, और नहीं लेती, अल्टीमेटम फॉलो नहीं करती है, तो लेबर अपनी स्ट्राइक पे जा सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पे पहला जो एम्प्लॉय थ्रेशोल्ड था वो 100 वर्करों का था, जिसको बढ़ा के 300 कर दिया गया, ठीक है, ये अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैंने आपसे ये भी डिस्कशन किया था कि यहाँ पे क्या बात हुई थी कि भाई 300 से जो कम है यानी 250 या 290, उसके लिए क्या, उसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान है नहीं। दूसरी पे मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी थी जो कि लेबर कोड से रिलेटेड थी, जहाँ पे लेबर प्रॉब्लम की बात की गई थी। उसमें से एक बात थी कि भाई जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, वर्करों की जो सोशल सिक्योरिटी उस पर फोकस करें। दूसरा,
वर्करों की सेफ्टी, यानी वो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं जहाँ पे उसको सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए, उसकी जान को खतरा है, तो सारे सेफ्टी पैरामीटर्स फॉलो करने चाहिए। फिर हेल्थ और वर्किंग कंडीशन में मैंने आपसे बात की थी कि जो भी वर्कर है, ठीक है, उसको क्या करना होगा, उसका पूरा बॉडी चेक करवाना पड़ेगा हर साल। कौन करवाएगा? कंपनी करवाएगी। दूसरा कि भाई एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट हो ताकि कोरोना वायरस पेंडेमिक जैसी कोई कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन आए तो वर्करों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसके पास इमरजेंसी फंड हो कंपनी का पास पहले से ही, जिसका वो उपयोग वर्करों की जो सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, खाने पीने या जो भी, उस पर कर सके। फिर एक और भी पॉइंट है जो डिस्कस हुआ था यहाँ पे, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई और वर्करों के पास अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है, कंपनियों में जो कार्य कर रहे हैं वो, ऐसे वर्करों की बात कर रहा हूँ जो पर डे के हिसाब से उनको सिर्फ लाया जाता है वर्किंग के लिए, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है। मान लो उसको बोल दिया जाए कि भाई आज के कार्य के लिए तुझे 150 या 200 रुपए मिलेंगे, तो वो आता है, कार्य करता है, उसको ऑन हैंड कैश दे देते हैं हफ्ते में या महीने में, फिर वो चला जाता है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, कोई आइडेंटिटी होती नहीं है। तो ऐसे वर्करों को बताया गया है कि भाई कंपनी, ऐसे जो वर्कर है, ठीक है, ऐसे वर्करों को भी उनको क्या आइडेंटिटी आई कार्ड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा कंपनी को, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी बता सके, ठीक है। और दूसरा कि भाई जो 300 से ज्यादा वर्कर है, ठीक है, उसका सारे जो वर्कर होगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसका डिटेल रिकॉर्ड कंपनी को ही, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना होगा, और उसकी भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी वो भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो इसमें भी इंडस्ट्री ने बताया कि भाई ये सारा जो रूल्स है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो करने में प्रॉब्लम आ रही है, या टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, या अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसको भी सही तरीके से रिफॉर्म करने की बात की गई थी, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो दावा करती है कि हम वर्करों की जो वर्किंग स्टाइल है, ठीक है, उसको सुधारने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो वर्कर कंपनी की प्रीमाइसेस में काम करते हैं उनके लिए भी, और ऐसे वर्कर हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि भाई कोई एक कंपनी है जो वर्करों को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, तो उन वर्करों को जो भी कोई नीड हो, पैसे की, खाने की, ठीक है, वो सभी नीड कंपनी को प्रोवाइड करवानी होगी। तो ये सारे प्रावधान यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा जो कम वर्कर है जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कार्य करते हैं, ठीक है, ऑफिस वर्क में, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जो 10 वर्करों की लिमिट थी उसको 20 कर दिया गया था, और जो 20 वर्करों की लिमिट थी उसको 40 कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट भी मैंने आपसे डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होते थे उस थ्रेशोल्ड वैल्यू में, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद फिर से डिस्कस कर लेते हैं तो दोहा काबुल करनी है उसके बारे में बताया क्या जा रहा है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया गया था, ये है अफगानिस्तान के अंदर जो शांति वार्तालाप दोहा में हुआ था, ठीक है, उसके बारे में। तो जैसे कि जो रेगुलर स्टूडेंट देखते हैं उनको ये सारी चीजें बताएं, ठीक है, फिर भी उसको रिपीट कर लेते हैं जो इन्फॉर्मेटिव है वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान में दो धारी तलवार है, दो धारी कैसे, वहां पे दो रूल करते हैं, एक तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट खुद, ठीक है, और दूसरा वहां पे तालिबान। तो वो दोनों वहां पे क्या करते हैं, रूल करते हैं, दोनों का अपना खुद का एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अभी पावरफुल कौन है? अभी पावरफुल है तालिबान, क्योंकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो तालिबान ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेरर ग्रुप की तरह ही कार्य कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट अफगानिस्तान की तरह कार्य करती है। अभी क्या हो रहा है, अमेरिका एग्जिट हो रहा है, अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं, और अमेरिका अपने जो सोल्जर है वो अफगानिस्तान से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है। और अफगानिस्तान में फिर से जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है और तालिबान दोनों रूल करेंगे, और दोनों अफगानिस्तान पे रूल करना चाहते हैं, और तालिबान ऐसा ग्रुप है जो कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना ही चाहता है, और इसको कोई अभी काउंटर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमेरिका जा रहा है, ठीक है, तो अमेरिका पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहता है कि भाई हम जब अफगानिस्तान में आए उस टाइम पे अफगानिस्तान में जो तालिबान था उनका अटैक होता था, देखिए वहां पे शांति कोई थी नहीं, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज थी, हम वो एस्टेब्लिश करके जा रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं जा रहे। इसके लिए वो क्या करवा रहा है, इसके लिए वो जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है और जो तालिबान ग्रुप है, ठीक है, उन दोनों की मीटिंग करवा रहा है, पीस टॉक कहते हैं जिसे, ठीक है, शांति वार्तालाप कि भाई अमेरिका के जाने के बाद जो तालिबान ग्रुप है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे कोई अटैक करेगी नहीं, ताकि अफगानिस्तान में क्या रहे, शांति रहे, ठीक है। और इसके लिए हमने देखा था अमेरिका ने इंडिया को भी बुलाया था, तब इंडिया ने भी अपना पक्ष रखा था,
अफगानिस्तान लेड यानी अफगानिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ये कदम उठाया जाए, शांति वार्तालाप उठाया जाए, उसके फेवर में है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे शांति बनी रहे, ठीक है, ताकि हमारा जो भी नेबर कंट्री है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ना हो, ताकि इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम कम आए। तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो लोग थे वो भी आए थे, काफ़ी सारी कंट्री भी आई थी कि वहाँ पे शांति वार्तालाप की। लेकिन हमने देखा था इन दोनों में, जैसे ट्रुप्स को लेके जैसे 5,000 तालिबान थे, वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट में प्रिजनर थे, तो उसको आज़ाद करने की बात की गई थी। और जो 1,000 सोल्जर थे उनको तालिबानों को बोला गया था आज़ाद करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी हमने बातें वहाँ पे देखी। लेकिन यहाँ पे जो सोच है तालिबान की और अफगानिस्तान गवर्नमेंट की, दोनों अलग है। जैसे अफगानिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी लाना चाहती है, जबकि तालिबान है उसकी अलग ही व्यू है, ठीक है। तो दोनों के नजरिए में डिफरेंस है, तो यहाँ पे शांति स्थापित होना मुश्किल है, ठीक है। और तालिबान अपनी जो भी कोई बात मनवाना चाहता है अमेरिका से, वो मनवाता है कि भाई यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम अटैक करेंगे, या हम बॉम्बिंग करेंगे, या हम ब्लास्ट करेंगे, यानी जो भी वायलेशन है, ठीक है, जिनका वो पहले से फॉलो कर रहे थे उसी प्रकार से करेंगे। और तालिबान का एस्टेब्लिश करने में अमेरिका ने पाकिस्तान का सहारा लिया था। तालिबान और पाकिस्तान का जो गुट है, ठीक है, वो मिला हुआ है, तो ये अपने लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो मैंने सारे पॉइंट अपने डिटेल में डिस्कस किए हुए थे, पहले से हम डिस्कस कर रहे थे जब तालिबानों ने अफगानिस्तान जो जेल है वहाँ पे अटैक किया था तब। और जब से ये दोहा में शांति वार्तालाप शुरू की है अमेरिका ने तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में, तब मैंने आपसे डिस्कस की थी, ठीक है। एक ये इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आई है जो कि दी है काग ने, ठीक है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका रोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। ये स्पेशली अभी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके कार्य करने का जो तरीका है उस पर सवाल उठा रही है, ठीक है। ये चैलेंजिंग काम है, ये एंटी, हम कहते हैं जो गवर्नमेंट वो ठीक से नहीं करे, ठीक है, ऐसी चीज ये इंफॉर्मेशन उस प्रकार से। तो क्या है वो देख लेते हैं। आपको एक चीज पता होगी, वो है कि जो 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस होता है, उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जीएसटी के जो भी गैप हुआ है उसके लिए कंपेंसेशन सेस लाएगी, ठीक है। इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। तो सेस समझ लीजिए 35 प्रकार के सेस है। ये सेस क्या है वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ ताकि ये टॉपिक समझने में आपको आसानी रहे। सेस समझ लीजिए जो कोई भी टैक्स सिस्टम होती है, ठीक है, उसमें कोई भी जो टैक्स लगता है, जैसे आपने जीएसटी में होगा, आपको पता होगा किसी चीजों पे 0 जीएसटी लगता है, किस पे 5% लगता है। सेम प्रकार से किसी पे 12%, किसी पे 18%, किसी पे 28%, इसे जीएसटी टैक्स लगते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड अलग अलग। लेकिन इसके अलावा जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, एडिशनल टैक्स लगाती है। वो कहाँ पे लगाती है, वो सेस के रूप में लगाती है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको मिलेगी, ये आपको इकोनॉमी में प्रिपरेशन करनी है टैक्स सिस्टम में, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आप यदि प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट वाइज वो यदि आपने प्रिपेयर की हो तो आपको करंट के टॉपिक समझने में आसानी हो सकती है। जिसमें पहला हमने देखा, यदि आपने पॉलिटी कंप्लीट की हो, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी टॉपिक आपका कंप्लीट हो, तो पार्लियामेंट्री वाला टॉपिक समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। बिल पास कैसे होते हैं, क्या क्या उसको चुनौतियां सामना करना पड़ता है। दूसरा टैक्स सिस्टम है, टैक्स टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, पर्सनल टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, ठीक है। ये सारी जो चीजें है वो आपको समझने में तब जाके आसानी हो। तो ये आता है उस टॉपिक के अंदर, ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सेस अप्लाई करती है ताकि उसके पास क्या हो, कलेक्शन हो, सेंटर के पास पैसा आए, तो उस पैसे से सेंटर जिस भी कार्य के लिए उन्होंने क्या किया है, अप्लाई किया है सेस, उस पे वो कार्य कर सके। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, भाई सेंटर ने 35 डिफरेंट सेल्स टैक्स अप्लाई किए, ठीक है। तो वहां से जो पैसा आया था, जैसे 2.75 लाख करोड़ पैसा आया था, ठीक है, एक साल में। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 1.64% ही खर्चा किया था, ठीक है। बाकी का जो पैसा था वो स्पेशल रिजर्व फंड में पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरी चीज ये ऐसा नहीं है, दूसरे भी जो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी जो सेस है जो आए हैं, जो कलेक्ट हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट ने इस्तेमाल नहीं किया है। ये इंफॉर्मेशन काग ने प्रोवाइड की है। ये उसी प्रकार से जो क्रूड ऑयल में भी कलेक्शन किया जाता है सेक्स, उसका भी उपयोग इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वहां पे नहीं किया गया।
और सेम इन्फॉर्मेशन है कि भाई कंपेंसेशन सेल्स के रूप में भी जो भी टैक्स कलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो सेंटर ने वो जो कंपेंसेशन था जीएसटी के लिए टैक्स कलेक्शन, ठीक है, वो वहां पे इस्तेमाल नहीं किया गया है, और जो भी इस्तेमाल किया गया है पूरा नहीं किया गया है, उसके अलावा जो पैसा दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो वायलेशन है कि भाई आपने जिस कंडीशन के लिए सेल्स अप्लाई किया, ठीक है, वहां पे इस्तेमाल नहीं किया। और इसका सेल्स अप्लाई करने का कारण क्या है? कारण ये है कि यदि आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज पे डायरेक्ट टैक्स अप्लाई कर दो, ठीक है, तो पब्लिक के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। लेकिन जब आप सेस के रूप में वहां पे कोई भी टैक्स अप्लाई करते हो कलेक्शन करने के लिए, जैसे ये सरकार ने बीच से रास्ता निकाल दिया है कलेक्शन इकट्ठा करने के लिए कि भाई आप हेल्थ और एजुकेशन पे 4% सेस लगा दो, ठीक है, तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा और सेंटर के पास पैसा आ जाएगा और सेंटर इस पैसे का इस्तेमाल दूसरी जगह भी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पे ना तो कोई विरोध करेगा, सेंटर को अपना कलेक्शन भी आ जाएगा और उसको कंट्रीब्यूशन में भी इस्तेमाल नहीं करना, तो ये वायलेशन है, ठीक है, अपना रोल का भी और कॉन्स्टिट्यूशन का भी कि भाई आप जो भी चीजें है, ठीक है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, शेष आप डाल रहे हो और उसका जो शेष कलेक्शन आता है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। सेम जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसकी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन किया था कि भाई उन्होंने बताया था कि भाई सेंटर जो भी कलेक्शन करता है, ठीक है, उसका 100% कलेक्शन करता है तो 42% उसको स्टेट को देना है ताकि स्टेट अपना अच्छे से कार्य कर सके, लेकिन उसमें जो ये शेष है, ठीक है, ये गिना नहीं जाता है, यानी ये सेंटर का खुद का अपना ही कंट्रीब्यूशन रहता है, इसको कहीं पे भी देना नहीं है, ठीक है। इस जो शेष में कलेक्शन होगा, ठीक है, ये 42% में गिना नहीं जाएगा, इसके बाहर तो सेंटर के पास क्या होता है, ये शॉर्टकट रास्ता हो गया कि भाई सेंटर को अपना टैक्स कलेक्शन करना है, ठीक है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो शेयर्स डाल दो, ठीक है, वहां से रेवेन्यू आता रहेगा, उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने हिसाब से जहाँ पे भी करना हो वो करेंगे, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हैं ये मिस यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन जो, ठीक है, उसका कि भाई आपने शेयर्स लगा दिया पैसा आ गया लेकिन आप उसमें इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भाई आपने 4% हेल्थ और एजुकेशन पे शेयर्स लगाया, ठीक है, आपने वो एजुकेशन में तो खर्च किया लेकिन हेल्थ में खर्च किया नहीं, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है, करते तो एक कोविड-19 में जो इतनी महामारी फैली, जो प्रॉब्लम फेस की, जैसे वेंटिलेटर की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की थी या किसी भी प्रकार की, वो ना होती, ठीक है, तो ये चीज काफी दयनीय है, इस प्रकार से यहाँ पे बताई गई, इस पे भी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसमें और डिटेल से देखेंगे, ठीक है। सेट्स में भी कोई डाउट हो आपको तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो पता चले तो और डिटेल में डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। फिर बात करते हैं हमारे जो फार्मर है, ठीक है, वो जो फार्म बिल है उसके अगेंस्ट में है उसके बारे में, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे जो 3 बिल थे, ठीक है, जैसे एसेंशियल कमोडिटी बिल जहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था, कुछ लिस्ट दी थी आपको, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में डाल दिए गए हैं जिसकी प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। दूसरा ये फार्मर जो प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है, और तीसरा ये फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर एडवाइस बिल है। तो ये तीनों बिल की मैंने आपको डिटेल्स में डिस्कशन की थी, ठीक है। इसमें मैंने आपसे क्या चर्चा किया था कि भाई ये बिल लाए जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, एपीएमसी क्या है, एमएसपी क्या है, जो एपीएमसी एक्ट है, ठीक है, उसके भी कुछ प्रावधान आपको बताए थे, जहाँ पे किसानों को अपनी जो फसल होती है वो अपने एरिया में जो भी एपीएमसी है वहाँ पे बेचने हैं, कोई व्यक्ति कोई ट्रेडर या कोई भी इंडस्ट्री है वो सीधे सीधे फार्मर से गुड्स नहीं खरीद सकते, ठीक है, उनको एपीएमसी में जो भी व्यक्ति लाइसेंस जिनके पास है उनके साथ वो ट्रेडर के साथ ही एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे प्रावधान मैंने आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें एपीएमसी एक्ट, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, ठीक है, अभी तीनों बिल और फार्मर इसमें क्यों इसके प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट बता रही है कि भाई इससे फायदा होगा, किसान अपने जो भी कोई फसल है, ठीक है, वो एपीएमसी में भी बेच सकते हैं, एपीएमसी के बाहर भी बेच सकते हैं, अपने एरिया से दूसरी एपीएमसी में भी बेच सकते हैं, ठीक है, फिर भी उनका विरोध क्यों किया जा रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। दूसरी एक इन्फॉर्मेशन है वो है आइए वोडाफोन को लेके कि भाई वोडाफोन ने जो 2 बिलियन टैक्स केस था, ठीक है, हमने देखा था ट्राई के द्वारा जो ग्रोस वैल्यू
टैक्स हमने देखा था, जीवीटी, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी कंपनियां थी जिनको टैक्स पे करना था इंडिया को, तो उस केस में जो परमानेंट आर्बिट्रेरी कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे केस वोडाफोन जीत गया है, ठीक है, वोडाफोन को 2 बिलियन टैक्स है वो इंडिया को पे, तो इसके बारे में भी अपडेट आएंगे तो मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और एक इंटरनेशनल इश्यू पे टॉपिक आया वो भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि जुड़ा है इंडिया के फिशरमैन के साथ, वो भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं, बताया क्या जा रहा है बारी बारी से। तो महेंद्र राजपक्सा, ठीक है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के, और गोटाबा राजपक्सा जो कि प्रेसिडेंट है वहाँ के। तो ये बात हो रही है मेनली फिशरमैन के पास, तो पूरा टॉपिक आपको पता ही है, फिर एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। हमने गुजरात के पॉइंट व्यू से ये डिस्कशन किया था, सेम पॉइंट से आज हम श्रीलंका के साथ करेंगे। आपको पता होगा इंडिया के साउथ बॉर्डर में और श्रीलंका जो एरिया आपको पता ही होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है बारी बारी से डिस्कशन करते हैं, समझने में आपको आसानी हो। तो इंडिया के जो साउथ के जो भी फिशरमैन है, ठीक है, जो मछली पकड़ने के लिए इंडियन सी के अंदर जाते हैं, तो क्या होता है वो मछलियां पकड़ने के लिए और अंदर जाते ही जाते हैं, क्योंकि वो जो भी कोस्टल एरिया से मछली पकड़ना शुरू करते हैं, वो सभी महीने, ठीक है, मछली पकड़ने का ही कार्य करते हैं। तो जितना भी तटीय एरिया होता है वहां से तो मछली पकड़ लेते हैं, फिर वो पकड़ने के लिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, जो मेन बाउंड्री लाइन है, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स जो सी एरिया है वो इंडियन एरिया में आता है, ठीक है, वहां पे इंडियन लोग होते हैं। लेकिन उसके बाहर का जो एरिया है, यदि वहां पे कोई देश की बाउंड्री नहीं है तो इंटरनेशनल सी बॉडी गिना जाता है। और यदि यहाँ पे कोई देश आता है तो वो देश के वहां पे रूल्स लगते हैं। तो सेम चीज होती है इंडिया और श्रीलंका के सी एरिया में, कि भाई जहाँ से इंडिया का खत्म होता है, ठीक है, वहीं से क्या हो जाता है, वहीं से श्रीलंका का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये जो इंडियन फिशरमैन होते हैं साउथ के, जो मछली पकड़ने जाते हैं, वो क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए पानी के अंदर और जाते जाते हैं, तो इंडियन रीजन से बाहर निकल के जो श्रीलंकन रीजन है वहां चले जाते हैं। तो श्रीलंका के जो भी नेवी के अफसर रहते हैं, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, या तो किसी संदिग्ध एक्टिविटी में कई बार गोली चला के मार भी देते हैं, ठीक है, तो इससे जो इंडियन फिशर है वो मरते भी हैं और पकड़े भी जाते हैं, तो उनको फिर छुड़वाने जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी चलती है। हमने गुजरात के केस में भी देखा था, जहाँ पे गुजरात के जो हमने देखा था कच्छ एरिया के जो टॉप एरिया है, ठीक है, वहां से भी जो फिशरमैन होते हैं, मच्छीमार होते हैं, वो मछली पकड़ने लेके जाते हैं, तो जो पाकिस्तान के नेवी ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनको पकड़ लेते हैं। सेम उनके भी जो फिशरमैन है उनको इंडिया वाले पकड़ लेते हैं, फिर उनको सारे डॉक्यूमेंट के चेक करने के बाद उनको आज़ाद किया जाता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी होती है, तो उसको एक्टिवली ध्यान देते हुए उस पर कार्य करने के लिए बताया जा रहा है। तो फिशरमैन इंटरनेशनल जो सी लाइन है, ठीक है, उसको क्रॉस ना करें, ताकि इस प्रकार की एक्टिविटी ना हो। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, ठीक है, अपना नाम, एरिया का नाम वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। और कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल करवाई है कल के लेक्चर में, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा यदि आपने भी नहीं देखा है तो, इन्फॉर्मेटिव है। और अपने जो भी कोई फ्रेंड्स है जो प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं और उनको भी डाउट है कौन से सब्जेक्ट से शुरू करनी, तो उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी वो इन्फॉर्मेशन मिले। तो देखते रहिए आईएएस लाइफस्टाइल द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर, जो कि आपको करंट की प्रिपरेशन के लिए फायदेमंद रहेगा। और एग्रीकल्चर बिल पे मैं भी आपको स्पेशल लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि वो सारे पॉइंट है वो आपके डिस्कशन हो जाए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।